मैं 6 तक तो रेगुलर स्कूल गया हूँ, 7th पढ़ा ही नहीं हूँ जी। हाँ, उस वजह से फिर मैं बाकी कभी जाता था कभी नहीं जाता था। और इस तरह हाई स्कूल हुआ, इंटर हुआ। मेरा इंग्लिश में आपको बताया था मेरा इंग्लिश में 99 परसेंटाइल है। मेरा प्री में 50 में 50 था और मेंस में 200 में 198 प्लस क्वेश्चन। मेरे से 198 क्वेश्चन सही थे। पहले क्वेश्चन पेपर को उठाइए, एनालिसिस कीजिए किस सेक्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, फिर उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। इस हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं पढ़ता था, उसी को जाके अपने पार्टनर जो रहते, अगल बगल जो रूममेट रहते थे, उनको पढ़ाता था मैं। और इस वजह से चीज़ें 2 बार 3 बार खुद से ही रिवीजन हो जाए तो तुरंत का तुरंत तैयार हो जाता था। ये एवरीवन वेलकम टू स्टूडेंट। सभी हमारे साथ हैं अभिषेक मिश्रा सर, जिन्होंने लगातार 2 बार एसएससी सीजीएल को क्लियर किया है 2019 और 20 वाले में। इसके अलावा अगर मैं आपको सबसे इनकी खास बात बताऊं तो इंग्लिश में इनके 99 परसेंटाइल है, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने आधा दर्जन से भी ज़्यादा वनडे एग्जाम जो होते हैं, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल हो गया, एयरफोर्स, नेवी, एमटीएस वगैरह एग्जाम्स निकाल रखे हैं। तो आज हम इनकी जर्नी जानेंगे, स्ट्रेटजी जानेंगे, बुक लिस्ट जानेंगे। ये गोपालपुर में रहकर अपनी प्रिपरेशन करते थे, जो कि मुखर्जी नगर के पास है। तो ओवरऑल सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले देवेंद्र भाई आपको धन्यवाद, आपने अपने प्लेटफॉर्म पर इन्वाइट किया हमें। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और मैं यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और मेरा मीडियम हिंदी मीडियम है। ओके जी। सो अगर बात की जाए आपके सिविल सर्विसेज या फिर एसएससी सीजीएल हो गया, फिर ये वनडे एग्जाम्स की तैयारी आपने करी है, कब से करना स्टार्ट करा? मैं तैयारी अपनी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर से तैयारी शुरू की है, क्योंकि उसके पहले इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी सही नहीं थी। बीच में मेरे बाबा जी की एक्सपायर हो गए थे, हार्ट में सर्जरी हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर पिताजी का लेबर फ्रैक्चर हो गया था हाथ में, तो इस वजह से इकोनॉमिकल कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मैं 6 तक तो रेगुलर स्कूल गया हूँ, 7th पढ़ा ही नहीं हूँ जी। हाँ, उस वजह से फिर मैं बाकी कभी जाता था कभी नहीं जाता था। और इस तरह हाई स्कूल हुआ, इंटर हुआ, उसके बाद ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर तक मैं पूरा किया हूँ। फिर सेकेंड ईयर से मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू की है। क्योंकि मुझे इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं थी तो नौकरी जल्दी लेना था। तो उस टाइम पे ये था कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था एयरफोर्स नेवी का, तो 6 महीने में वैकेंसी आती थी। तो उसमें ये होता था कि आप एग्ज़ाम दो तो तुरंत ही रिज़ल्ट आ जाता है, फिर देन मेडिकल फिजिकल हो जाता है, आपकी नौकरी होगी या नहीं होगी उस टाइम पे क्लियर हो जाता था। क्योंकि मेडिकल अनफिट हो तो मेडिकल ही मिल जाता था इस वजह से। तो फर्स्ट टाइम तो एयरफोर्स नहीं निकला था, क्योंकि उसमें मेरा प्री निकल गया था और ग्रुप डिस्कशन होता है एयरफोर्स में, तो इंग्लिश उतनी सही नहीं थी और लेना एयरफोर्स ही था, तो वहाँ से तो आउट हो गया। देन उसके बाद फिर से टाइम भी कम मिला था, क्योंकि जब मैं इलाहाबाद गया था तैयारी करने के लिए तो मैं एडमिशन करवाया जाके कोचिंग में। वहाँ एयरफोर्स का बैच बनाए थे, क्योंकि उसमें बच्चे कम थे तो एयरफोर्स के बैच को इंक्लूड कर दिए थे एसएससी में। और ये चीज़ पता नहीं चला, 1 महीने बाद जब मैं पढ़ा तो पता चला कि क्योंकि एयरफोर्स में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाई जाती है, और वहाँ जाके देखा तो एसएससी वाली इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, जीएस पढ़ाया जा रहा है, रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है, और डिफेंस में इधर दूर दूर तक उसका नाता नहीं था। फिर पता चला तो पैसा तो खर्चा ही हो गया था, घर से भी नहीं मांग सकता था। फिर आया दोबारा, अपना दुकान किया, फिर उसके बाद गया जो पैसा हुआ अपने पास तो गया एक बार एडमिशन करवाया। फिर तो रीज़न ये था सिलेक्शन का मेरा, मैं पढ़ता था, उसी को जाके अपने पार्टनर जो रहते, अगल बगल जो रूममेट रहते थे, उनको पढ़ाता था मैं। और इस वजह से चीज़ें 2 बार 3 बार खुद से ही रिवीजन हो जाए तो तुरंत का तुरंत तैयार हो जाता था। ये फ़ायदा हुआ था मेरे साथ। हाँ, इस तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं निकला था, फिर सेकंड अटेम्प्ट में एयरफोर्स भी निकला, नेवी भी निकला था। तो जब मैं पढ़ाता था ना तो उस टाइम पे खुद के अंदर एक जिज्ञासा हो गई पढ़ाने वाली। तो एयरफोर्स का निकल ही गया था, तो मैं अपने कोचिंग में गया तो बताया कि सर मेरा ऐसे सिलेक्शन हो गया है। उन्होंने बोला आइए एक बार देखिए, ट्राई कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम निकलने के बाद ना लगभग 3 से 4 महीने बाद ज्वाइनिंग होती है आपकी। फिर वहाँ मैं पढ़ाने लगा, तो ये 2019 की बात है, 19 से मेरा हुआ था। तो वहाँ पढ़ाने लगा तो ये हुआ कि आप इसमें टीचिंग में अच्छा कर रहे हैं, देख लीजिए अगर इधर अपना करियर बनाना चाहें तो।
मैं बोला ठीक है, तो वहाँ पढ़ाया, फिर घर में कुछ प्रयोजन पड़ा तो घर आ गया। फिर उसके बाद मेरा एसएससी का एग्ज़ाम पड़ा था, एमटीएस और सीएचएसएल का, तो उसको दिया था, तो उसका प्री क्लियर हो गया था। एसएससी में ना थोड़ा रिजल्ट आने में, आंसर की आने में बहुत टाइम, अभी तो प्रोसेस फास्ट हो गया ये 2022 और 2022 वाला, बाकी उसमें रिज़ल्ट आने में काफ़ी टाइम लग जाता था। तो एग्ज़ाम तो दे दिया था, फिर उसका रिज़ल्ट आया तो उस टाइम पे वैकेंसी आ गई थी सीजीएल 2019 के, तो उसमें प्री दिया था। उसके बाद जो है कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग गया, तो मेंस उसका नवंबर में हुआ था। इधर 2022 में मेंस हुआ था। जब उधर मेंस हुआ था तो मुझे इधर टाइम ज़्यादा मिल गया मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। मेंस की चूँकि इधर प्रीलिम्स हो गया था, मेंस की प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल गया था, तो ये हो गया था कि मेंस मेरा अच्छा जाएगा। तो उधर जब डीवी का टाइम आया तो डीवी मैंने सीएचएसएल का और एमटीएस के स्किप कर दिया, क्योंकि डीवी करने का मतलब है कि सीट तो रिजर्व हो जाती है, फिर उस पर कोई किसी का अधिकार नहीं रहता है। अब उधर डीवी करवाता तो वो भी सीट रिजर्व हो जाती, सामने वाले को जो नौकरी चाहिए तो वो भी जाता। इस वजह से स्किप किया। ओके, सो इतनी परेशानियों के बाद आपके सिलेक्शन पे सिलेक्शन हो रहे हैं, तो आपका रिएक्शन क्या है और आपके फैमिली वालों का क्या है? देखिए, घर वाले ना देखते हैं सामने वाला जो है अगर अथक परिश्रम कर रहा है तो उसका मेहनत जो है अच्छा ही होता है। और आज तक रही मेरे घर में ना मुझे कोई बोला नहीं है, कि कभी कोई डांटा नहीं है कि ये काम करो वो काम करो। जो कि मैं बता रहा हूँ आपको ना कि मैं 6th में था, 7th से मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दिया हूँ और घर का ही सपोर्ट कर रहा हूँ, वो चाहे इकोनॉमिकली हो या फिजिकल हो, मेंटल, हर तरीके से। तो सामने वाला देख के भी समझ सकता है इस सारी चीज़ों को। इस वजह से भाई सहयोग तो घर का होना बहुत, क्योंकि बिना घर के सहयोग के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम है। जी, सहयोग सबका मिला है। आपने क्लासेस वगैरह भी करी है, तो अब स्ट्रेटजी और आपकी बुक लिस्ट की बात की जाए तो एक ऐसी स्ट्रेटजी बताइए और बुक लिस्ट बताइए कि आपने जो एग्ज़ाम्स निकाले हैं, सीजीएल के जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट वनडे जो एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट से इजीली अपने एग्ज़ाम को सेल्फ स्टडी से भी क्रैक कर सकें। देखिए, इसमें ना जैसे सीजीएल का आप एग्ज़ाम क्लियर करना है आपको या इसकी तैयारी करनी है, तो एज अ बिगिनर आपको सबसे पहले आपको सेक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस आना चाहिए। फिर उसका ना आप प्रीवियस पेपर उठा के पहले देखिए कि एग्जैक्ट क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, जो पेपर डिमांड करता है ना, हमको उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अभी क्या होता है कि स्टूडेंट आया, कोचिंग किया, सबसे पहले सिलेबस कवर करने में लग जाता है, तो सिलेबस तो कभी पूरा होता नहीं है और टाइम उसमें ज़्यादा चला जाता है। ना तो मॉक टेस्ट में रियलाइजेशन होता है उसको, ना तो प्रीवियस ईयर में। सबसे पहले प्रीवियस ईयर उठाना चाहिए, उससे एनालिसिस करनी चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम पुटअप कर रहा है। और मैं शुरू से ही यही कर रहा हूँ। एग्ज़ाम मेरे निकलने का मेन वजह यही था, क्योंकि जो सामने वाली की डिमांड है उसको डिमांड को पूरा करूँगा तब जो है इक्वल होगी सारी चीज़ें ना। तो इस वजह से पहले क्वेश्चन पेपर को उठाइए, एनालिसिस कीजिए किस सेक्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, फिर उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। इस हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और रही तैयारी करने के लिए, तो फिर उसमें 4 सेक्शन है, चारों के लिए अलग अलग बुक लिस्ट है। जैसे मैं तो कोचिंग किया नहीं हूँ, चूँकि बचपन से जब मैं डिफेंस की तैयारी करता था तो बेसिक वहाँ से कंप्लीट हो गया था। तो और इधर जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैं यूट्यूब का सहारा लिया था। बुक लिस्ट लिया था, यूट्यूब का सहारा लिया था उस टाइम पे। बुक लिस्ट क्या लिया आपने? बुक लिस्ट अगर मैथ की बात किया जाए तो देखिए, सिलेबस तो मेरा लगभग क्लियर था, मेरी मुझे प्रैक्टिस चाहिए थे, तो मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर उठा के लेके आया। इस टाइम पे तो वो राकेश यादव की 73, राकेश यादव सर की 7300 बुक, हाँ वो लिया था। और एमबी बुक लिया था, जो कि इंग्लिश में इंटरेस्ट हो गया। और यहाँ जब मैं दिल्ली आया तो मेरा सिलेक्शन हुआ था, अगल बगल पता चला, तो वहाँ के लड़के पढ़ने आए मुझसे, तो वो सभी भाई जिससे सिलेक्शन हुआ रहता है उसी से पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी पढ़ना। अब उनका मीडियम इंग्लिश था और मेरा मीडियम हिंदी था। अब मैं फंस गया, अब मैं क्या करूं? तो इस वजह से फिर मैं अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग चालू की। आप एमबी बुक शायद देखे होंगे। जी। मैं एमबी बुक को 110 बार से ज़्यादा लगाया हूँ, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि रीज़न ये था, मैं उसी को पढ़ता था, उसी को पढ़ाता था। मेरी बैच भी मैं 46-47 प्लस सिलेक्शन भी करवा चुका हूँ जी। हाँ, एमटीएस में, सीएचएसएल में और आईबीपीएस क्लर्क में। ओके। हाँ, तो 47 प्लस सिलेक्शन करवा चुका। तो चूँकि रीज़न ये था, मैं पढ़ाने का बेस तो तैयारी था, फिर पढ़ाओ वही चीज़ जाके एग्ज़ाम में उतारना था खुद को। और खुद का एनालिसिस करने के लिए मॉक टेस्ट देना ज़रूरी होता है। और मॉक टेस्ट पे
पे मैं ज़्यादा विश्वास किया था। सो जीएस के लिए आपने अभी नई सोर्स बताया, बुक लिस्ट वगैरह की क्या फॉलो हाँ करना अभी चाहिए? उस पे आते हैं एक एक चीज़ पे। जी सर। हाँ बताइए जीएस आप। के बारे में। जीएस तो देखिए लूसेंट तो बेसिक है, जी। लूसेंट तो करना ही पड़ेगा। लूसेंट में आप देखेंगे सबसे पहले तो मिसलिनियस निपटा दीजिए, क्योंकि उसका किसी से वास्ता नहीं है, स्टैटिक टाइप में हो, उसको तो निपटाना ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं उस पे बाकी अदर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी। तो मैं बायोलॉजी पढ़ाता था, 10th की भी कोचिंग पढ़ाता था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेरी वहाँ से तैयार हो गई थी। और हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी के लिए एक यूट्यूब चैनल है एडुटेरिया। राइट। हाँ एडुटेरिया, तो उस पे जो है ना आपको तथ्य बताते हैं और लिंक करके बताते हैं। आप उससे एक बार कीजिए, उसके बाद लूसेंट उठाइए, सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो जाती है। उसके बाद प्रीवियस ईयर उठा लीजिए। हाँ करना ऐसे रहता है कि एक टॉपिक वहाँ से पढ़ो एडिटोरिया से, उसको जाके लूसेंट में देखिए, फिर कहाँ इधर उधर हो रहा है उसको दोनों से मैच करिए, फिर उठा के उसी टॉपिक का प्रीवियस ईयर लगा दे, वो टॉपिक आपका एकदम से क्लियर है। एक और चीज़ जैसे कि रीजनिंग है, रीजनिंग क्या मैथ्स अगर कर लिया तो रीजनिंग ऊपर से प्रीवियस ईयर लगा लो, चल जाएगा? देखिए अभी तक तो चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार से सिलेबस चेंज हो गया है। उधर 90 क्वेश्चन, 90 नंबर 30 क्वेश्चन मेंस में आ रहा है रीजनिंग, तो अब करना ही पड़ेगा। अब पहले क्या होता था, मॉक टेस्ट देते थे उससे तैयार हो जाता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, अब आपको करना ही करना पड़ेगा रीजनिंग पूरा सिलेबस, क्योंकि ये तो सबके लिए नया है। और कैसे एग्जाम क्वेश्चन पुटअप कर ले किसी को भरोसा नहीं, तो खुद के प्रिपरेशन के लिए सिलेबस तो कंप्लीट करना पड़ेगा, और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो बुक लेनी पड़ेगी। जी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि इसमें क्या है, 4 सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपको प्रीलिम्स में या फिर जो फर्स्ट एग्जाम होता है उसमें देने होते हैं। तो इसमें क्या है, 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो वो टाइम कैसे फिक्स करें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट को टाइम पढ़ने में ही निकल जाता है, एक प्रकार से देखा जाए। देखिए उसके लिए ना, जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो सबसे पहले मॉक टेस्ट देंगे तो आपका नंबर कम आएगा, क्योंकि आपकी ये स्ट्रेटजी नहीं रहेंगी कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मैं बताऊं मैं कैसे करता था। सबसे पहले रीजनिंग जैसे खुलता था तो सबसे पहले मैं जाता था नॉन वर्बल पे। नॉन वर्बल 4-5 क्वेश्चन आते हैं, उसको मार दिया। फिर देखिए सिलोजिज्म में कैसे गया, फिर कोडिंग डिकोडिंग, मतलब जैसे चीज़ें आप ना आसान क्वेश्चन से चालू कीजिए, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन रहा उसको तो कोई टच नहीं करेगा पहले, तो जो आ रहा है उसको टच कीजिए। इसी तरह आप इंग्लिश में जाते हैं तो इंग्लिश में पहले वॉइस नरेशन निपटा दीजिए, उधर वॉइस नरेशन क्लियर हुआ, उसके बाद क्लोज टेस्ट कर दीजिए। क्लोज टेस्ट भी 5 नंबर का आता है। आप कंप्रीहेंशन छोड़ सकते हैं पहले, क्योंकि प्री में कभी कंप्रीहेंशन आता है कभी क्लोज टेस्ट आता है, वो उस टाइम के पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कैसे होता है। तो आप क्लोज टेस्ट कर लीजिए, वॉइस कर लीजिए, उसके बाद वो कैब कर लीजिए, क्योंकि वो कैब आता है तो ठीक है, नहीं आता तो स्किप करके आगे बढ़िए, फिर लास्ट में जो बचता है उसको करना पड़ता है। ओके, सो एक स्टूडेंट्स को एवरेज कितने घंटे डेली पढ़ना चाहिए जो एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं? देखिए एसएससी सीजीएल के जैसे एसएससी सीजीएल क्या, आप यूपीएससी करिए, बीपीएससी करिए, कोई भी स्टेट पीसीएस या कुछ भी तैयारी के लिए इसमें घंटे मायने नहीं रखता है। सबसे पहले आपको एक स्ट्रेटेजी के तहत काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप घंटे को लेके करेंगे तो आप 10 घंटे के लिए लेके बैठे स्ट्रेटेजी, आप 2 घंटे में उठ जाएंगे। लेकिन आप छोटी चीज़ें लेके बैठिए, जैसे आज एक टॉपिक लेके बैठिए, मुझे ये टॉपिक करना है। उस टॉपिक को करने के बाद आपको ये खुशी होगी अंदर से, हाँ मैंने ये कर लिया, अभी टाइम मेरे पास कुछ बचा है, लाओ दूसरी टॉपिक कर लूँ। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। और घंटे के लेके बात किया जाए तो मेरे हिसाब से नहीं है, आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, उसके बाद उसको डिवाइड कीजिए, फिर देखिए कि कितना मुझे पर डे पढ़ना है, फिर उसके लिए चाहे 2 घंटे लगाना पड़े, चाहे 10 या 12 या 16 घंटे, फिर उसको डिपेंड आपको देना ही पड़ेगा। ये चीज़ है। फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो उनको याद करने के लिए आप क्या करते थे नॉर्मली, क्योंकि याद करना इनको काफ़ी मुश्किल होता है? देखो फैक्ट, देखिए जैसे आप फैक्ट और फिगर की बात कर रहे हैं, ये तो जैसे लगभग जीएस का सिलेबस है, इसमें आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। मेमोराइज देखिए, आप पढ़ेंगे किसी चीज़ को भूल जाएंगे, पढ़ने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले आप पढ़िए किसी चीज़ को, पढ़ने के बाद आप उसको फिर से तुरंत ही रिवीजन करिए। हाँ तुरंत रिवीजन करेंगे, क्योंकि जो आप पढ़े रहेंगे अगर तुरंत रिवीजन नहीं करेंगे तो 54% तुरंत का तुरंत आप भूल जाएंगे ये चीज़। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ते हैं उसको बंद करके छोड़ देते हैं, तो तुरंत का तुरंत 50% प्लस जो है गायब ही हो गया दिमाग से। तो पढ़िए तुरंत, फिर से रिवीजन करिए, फिर से आप उसके
आगे जो सेकेंड डे पढ़ रहे हैं तो पहले जो पढ़े हैं कल उसको रिवीजन करिए, तब उसके आगे पढ़िए। फिर वो चाहे सरसरी निगाह से देख लीजिए, ये मेमोराइज करना पड़ेगा। फिर जो पढ़ा हुआ है फिर आप आगे बढ़िए, उसको आप छोड़ दिए, 4-5 दिन बाद भी पढ़ लेंगे, मतलब कि वीकेंड में पढ़ लेंगे आप सैटरडे संडे को, फिर वो लगभग मेमोराइज रहता है। फिर वह सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट लगभग शुरू से ही देना पड़ेगा। हाँ, ये हो डेली नहीं दे सकते हैं तो अल्टरनेट डेज पे या थर्ड डे या फोर्थ डे पे ऐसे आपको देना ही पड़ेगा, उसको आप छोड़ के नहीं दे सकते हैं, छोड़ के नहीं चल सकते हैं। राइट, ये चीज़ है। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश के लिए, मेरा इंग्लिश में आपको बताया था मेरा इंग्लिश में 99 परसेंटाइल है। मेरा प्री में 50 में 50 था और मेंस में 200 में 198 प्लस क्वेश्चन, मेरे से 198 क्वेश्चन सही थे। तो इंग्लिश ना, अब देखो बच्चा जब कोचिंग करने, कोई भी स्टूडेंट कोचिंग करने आता है तो सबसे पहले उसको बता दिया जाता है इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीएस पढ़ना है। अब वो पढ़ना है तो सब जाके किताब लेके आया, वो अब बैठ गया पढ़ने के लिए। अब वो पढ़ेगा कैसे ये कोई नहीं बताता है। अब पढ़ने बैठ गया, मैं देखा हूँ तो एक ही मीनिंग को 10 बार, अभी मैं देखा हूँ ना लाइब्रेरी, देखिए मेरा सिलेक्शन हुआ था 8 अप्रैल को 2022 को रिजल्ट आया था। हाँ। और मुखर्जी नगर आया था सिलेक्शन लेने के बाद। ओके। 10 अप्रैल को लोग सिलेक्शन लेने आया था, मैं सिलेक्शन लेने के बाद मुखर्जी नगर आया। जब यहाँ देखा तो बुक लिस्ट वोकैब की खोलिए, वोकैब की पढ़ रहे हैं, ग्रामर खोलिए, रूल रट रहे हैं। देखिए आप कितना भी याद कर लेंगे, याद करके रट्टाफिकेशन से एग्ज़ाम कभी नहीं निकले करें। तो रटने की क्षमता जो है बढ़ाइए, वो ठीक है अपनी जगह पे, कुछ चीज़ें रटनी पड़ती है, तथ्य है वो रटना पड़ेगा। लेकिन आप कहो आप कितना रटेंगे, आप जीएस भी रटें, इंग्लिश का सारे कॉन्सेप्ट भी रटें और वो कैब भी रटें। मैं इधर देखता हूँ कंप्रीहेंशन का सेट करके वो भी रटते हैं। ये सारी चीज़ें स्ट्रेटेजी गलत है। अब आपको मैं बताऊँ, मैं इंग्लिश में अच्छा स्कोर इस वजह से हुआ ना, आप अगर इंग्लिश में रट के करेंगे तो नहीं हो। कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये तो एक लैंग्वेज है। उसको तैयार करने के लिए आप हिंदी बोलते हैं, क्या रटे हैं, एक वर्ड भी नहीं रटे हैं, फिर फ्लुएंटली बोलते हैं। तो इस वजह से आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा आपको लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। आप लर्निंग पे करेंगे तो आपका वोकैब भी तैयार होगा, कंप्रीहेंशन भी तैयार होगा, क्लोज टेस्ट भी तैयार, लगभग सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो वो लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ओके। सो आपने अपनी जर्नी के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी ऑब्जर्व की होंगी कि स्टूडेंट्स अगर प्रिपरेशन में आते हैं तो ये चीज़ें ध्यान में रख के वो प्रिपरेशन करें या फिर ऐसी चीज़ें ना करें जिससे उनकी प्रिपरेशन में काफ़ी मुश्किल हो और वो जल्दी सिलेक्शन ना ले। सबसे पहले ये गलत करते हैं लोग। जैसे मैं कोई पढ़ रहा हूँ बुक, आप कोई और बुक पढ़ रहे हैं, लगभग चीज़ें वही रहती हैं, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क रहता है। अब आप मुझे देखें, आप फिर जाके वो दूसरी बुक लेके चले आए, अब वो बुक तो आप ख़त्म नहीं किए, दूसरी बुक लेके चले हैं, अब दोनों चीज़ को रिमिक्स करके पढ़ाएंगे। कॉन्सेप्ट वही रहता है, जो दूसरा टीचर पढ़ाया रहेगा उसका एग्जाम्पल अकेले चेंज रहता है, कॉन्सेप्ट लगभग सबका सेम हो। क्योंकि कॉन्सेप्ट कौन बदलेगा भाई, एग्जाम्पल बदल सकते हैं, प्रीवियस ईयर कोई नहीं बदलेगा। तो आप एक बुक लीजिए, उसी को बार बार पढ़िए। ये चीज़ जो डिस्ट्रैक्शन है ना इसमें, और दूसरा नंबर यहाँ डिप्रेशन होता है, मुझे भी हुआ है सबसे ज़्यादा ना, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर वो कैसे होगा इसमें नहीं दिमाग काम करता है बच्चों का। फिर वो मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, तो चीज़ें थोड़ी रखिए, उसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इससे जो है रिजल्ट आपका हो। लास्ट में आपका कोई मैसेज जो न्यू एस्पिरेंट हैं जो कि एसएससी सीजीएल या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं? देखिए प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले ना लास्ट में यही है कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने, एसएससी नहीं इवन कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, सबसे पहले आप उसके पैटर्न को पकड़िए, क्वेश्चन एक्चुअल डिमांड क्या करता है, आपको उस पर काम करना है। आप सिलेबस तो कंप्लीट करना ही पड़ता है, लेकिन एक्चुअल डिमांड क्या कर रहा है एग्ज़ाम, उसको पकड़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरा बात, टाइम लगता है इसमें, आप आओ 2 महीने 3 महीने 6 महीने में सिलेक्शन ले लो। पढ़े हैं आप, सिलेबस वगैरह कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अगर बिगिनर हैं तो टाइम लगेगा, क्योंकि राम को श्री राम बनने में 14 साल लग गया था, तो इंस्पेक्टर बनने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, साल 2 साल। ये है, टाइम लगेगा आपको, आप मेहनत करिए, होगा सिलेक्शन आपका 100%। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, आपने देखा कि सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ में शेयर किया, साथ में उन्होंने बुक लिस्ट स्ट्रेटजी वगैरह भी बताई, साथ में क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद।